हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ईपीएफओ एक्ट 1952 का एमसीक्यू और शॉर्ट विवरण। भविष्य कर्मचारी निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952 का उद्देश्य क्या है? तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ताकि उनकी वृद्धावस्था, असमर्थता या मृत्यु की स्थिति में होने उनके परिवार को आर्थिक सुविधा या उनको सहायता मिल सके। मुख्य प्रावधान क्या है? लागू क्षेत्र कहाँ लागू होगा? तो पूरे भारत में लागू होगा। जहाँ 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पे लागू होगा। केंद्र सरकार चाहे तो इसे 20 से कम कर्मचारियों पर भी लागू कर सकती है। ठीक है। मुख्य योजनाएं क्या क्या है इसमें? तो ईपीएफ स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि 1952, इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों योगदान देते हैं 12% वेतन का। ठीक है। कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस 1995, पेंशन का प्रावधान इसमें नियोक्ता का योगदान 8.33 पेंशन में आता है। कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना ईएलडीआई स्कीम 1976। ठीक है। ये तीनों स्कीम्स को ये अकेला कवर करता है ईपीएफ। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। ठीक है। योगदान इसमें कितना कितना योगदान होगा? तो कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहेगा इसका? वो है कर्मचारी नियोक्ता दोनों को योगदान करता है। सामान्य दर 12% बेसिक वेतन का प्लस महंगाई भत्ता, कुछ मामलों में 10% भी हो सकती है। ठीक है। प्रबंधन कौन करेगा इसका? जो एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? तो ईपीएफओ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये खुद क्या है, एक संस्था है, तो ईपीएफओ इसका प्रबंधन करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, तो एक केंद्रीय बोर्ड का गठन किया गया है इसमें। ठीक है। तो सुरक्षा की क्या क्या सुरक्षा देती है? रिटायरमेंट के समय एक मुश्त राशि, मतलब एक साथ मिल जाती है रिटायरमेंट में पैसा। पेंशन का लाभ, मृत्यु होने पर परिवार को बीमा लाभ। ठीक है। अगर इसमें उल्लंघन करता है नियोक्ता तो उसमें नियोक्ता को जुर्माना और कारावास की सज़ा हो सकती है। ठीक है। ये अधिनियम के उल्लंघन पे है। और इसकी सुरक्षा, दंड, प्रबंधन हो गया। और मतलब बिल्कुल शॉर्ट विवरण है, ज़्यादा रामायण महाभारत नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है। जो मुख्य मुख्य टॉपिक है वो देख लो। लागू कहाँ होगा, इसमें क्या क्या प्रावधान है, उद्देश्य क्या है, 3-4 टॉपिक्स में मैंने इसको कवर करवा दिया। ठीक है। और इसका अब आप एमसीक्यू देख लेते हैं। 30 एमसीक्यू करवाया मैंने इसको, 10 मिनट में आपको पूरा मिल जाता है इसमें। ठीक है। और भी एमसीक्यू देखना चाहो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1952 में पारित हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन भविष्य कर्मचारी निधि हो गया। सेकंड क्वेश्चन है ईपीएफ एक्ट 1952 किस उद्देश्य से लाया गया था? तो ये कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु लाया गया था। ठीक है। इसमें आप पूरे ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे 10 मिनट में पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, तो इसमें एक ही देखती हूँ ना। फिर यह अधिनियम किस पर लागू होता है? तो ये 20 या उससे अधिक कर्मचारियों पर वाले स्थान पर लागू होता है। हाँ, इसमें 20 से कम कर्मचारियों पर भी केंद्र सरकार लागू कर सकती है अगर चाहे तो। ये पावर किसके पास होगा? तो ये केंद्र सरकार के पास होगा। ईपीएफ योजना के अंतर्गत योगदान कौन करता है? तो कर्मचारी व नियोक्ता दोनों करते हैं। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। ठीक है। और पेंशन में तो वो अकेले ही करेगा नियोक्ता, और इसमें दोनों करेंगे। ठीक है। 4 एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। और हाँ, जो पूरे एमसीक्यू हो गए, आज लेवल हो, जो लास्ट लेवल हो है, पूरे कंप्लीट हो गए। आप जाकर प्लेलिस्ट में देखो, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। और पीडीएफ चाहिए आपको तो वैसे मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ, अगर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है। ईपीएफ का सामान्य योगदान कितना प्रतिशत है? तो 12% है। ईपीएफ में दोनों शामिल होगी, नियोक्ता और श्रमिक दोनों। इस स्थिति में योगदान पर 10% हो, मतलब कम हो सकता है योगदान। तो जब कंपनी घाटे में हो, जब कंपनी में 20 से कम कर्मचारी हो, जब सरकार आदेश दे, तो सभी कंडीशंस में 10% हो सकता है। ईपीएफ एक्ट का प्रबंधन कौन करता है? तो ईपीएफ का एक्ट का ईपीएफओ करेगा खुद, क्योंकि ईपीएफओ खुद एक संस्था है। ठीक है। ईपीएफओ करेगा उसका, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। ईपीएफओ का पूरा नाम क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। इसमें भी आपको कभी कभी पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, खुद को याद रखना है अच्छे से, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ईपीएफ के तहत कौन सा बोर्ड बनाया गया है? तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड बोर्ड बनाया गया है। ईपीएफ एक्ट 1952 में कितनी प्रमुख योजनाएं शामिल है? तो इसमें 3 योजनाएं शामिल है, जैसा अपन ने देखा, एक पेंशन स्कीम और ये फंड वाली स्कीम, और जो इसका मतलब मृत्यु के बाद में जो सहायता दी जाती है, बीमा वाली स्कीम। 3 स्कीम शामिल है इसमें। तो ईपीएफ, ईपीएसआई, ईपीएस और ईडीएलआई, ये तीनों स्कीम्स को अपन विस्तार से देखेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है। ये याद रखना है आपको, तीनों स्कीम्स इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है। ईपीएस कब लागू हुई? तो ये 1995 में, जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है वो 1995 में लागू हुई थी। ठीक है। और जो ईडीएलआई है वो 1976 में लागू हुई थी। जो पेंशन स्कीम है सबसे लास्ट में थी, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम की फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको। ठीक है। कभी कभी सीधा ऑप्शन आ जाता है फुल फॉर्म पे। ठीक है। ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम कब लागू हुई? तो ये 1976 में लागू हुई थी। ठीक है। तीनों स्कीम्स की शॉर्ट फॉर्म है, तीनों को आपको तीनों की फुल फॉर्म याद रखनी है। ठीक है। ईपीएस में नियोक्ता कितना प्रतिशत योगदान करता है? तो 8.33% योगदान करता है, और ईपीएफ में 12% होता है दोनों का।
ठीक है। ईपीएफ अधिनियम के उल्लंघन पर तो जुर्माना और कारावास दोनों मिलेगा। अधिनियम किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। शीर्षक पर कौन रहता है इसके? तो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, एक आयुक्त बनाया जाता है, तो वो इस पे सेंटर पे रहता है, ठीक है, जो शीर्ष मतलब वही रहेगा। ईपीएफ योजना में शामिल वेतन का आधार क्या है? तो मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, तो उसमें दोनों शामिल होंगे, ठीक है। ईपीएफ में निकासी किस स्थिति में की जाती है? ईपीएफ से पैसा कब निकाल सकते हैं? तो मान लो जैसे सेवानिवृत्ति पर निकाल सकते हैं, बीमारी में, घर बनाने में, सभी कंडीशंस में आप ईपीएफ में से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड से। ईपीएफ का गठन कब हुआ? तो ये 1955 में गठन हुआ था इसका, ठीक है। ईपीएफ की राशि ब्याज कौन निर्धारित करता है? तो केंद्र सरकार निर्धारित करती है, ईपीएफओ नहीं करता है, ठीक है। ईपीएफ केंद्र सरकार करती है। ईपीएफओ का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नई दिल्ली में स्थित है इसके मुख्यालय पे भी क्वेश्चन आता है, तो उसके भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी मैं। ईपीएफओ किस प्रकार का निकाय है? तो ये वैधानिक निकाय है, ठीक है, सचिव ये वैधानिक निकाय है। ईडीएलआई किसके अंतर्गत क्या लाभ मिलता है? तो बीमा लाभ मिलता है, ठीक है। इसमें पेंशन, बीमा और प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ खाते से कर्मचारी एकदम कितनी बार लोन ले सकता है? इसमें कोई लिमिट नहीं लगाई गई, लेकिन हाँ उसमें कुछ शर्तें दी गई है, उनको वो पूरा करता है वो। ईपीएफओ का प्रतीक चिन्ह किस जानवर का है? तो अशोक स्तंभ से लिया हुआ है ये, ठीक है। ईपीएफओ का जो प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है, अशोक स्तंभ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अधिकतर बच्चों को पता नहीं होता है कि इसमें क्या है। ईपीएफओ का जो साइन है ना, उसको अच्छे से देखना आज गूगल पे। ईपीएफ राशि पर ब्याज दर किस आधार पर बदलती है? तो ईपीएफओ की सिफारिश पर, और सभी सरकार उसको स्वीकृति दे दी जब, ठीक है। उसका ब्याज कब बदलेगा? अगर ईपीएफओ उस पर सिफारिश करता है और उसको सरकार स्वीकृति दे दी तब, ठीक है। ईपीएफ का खाता किस प्रकार का होता है? तो ये ना तो बचत खाता होता है, ना निवेश खाता होता है, रिटायरमेंट खाता होता है ये, ठीक है। ईपीएफओ ही रिटायरमेंट खाता होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखना है ये। अधिकतर सेविंग अकाउंट कर देते हैं इसमें। ईपीएफओ अधिनियम 1952 में कितने अध्याय है? तो इसमें 8 अध्याय है, इतना नहीं जाता उसके अंदर, इसमें चार्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ईपीएफ अधिनियम का मुख्य लाभ क्या है? तो कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देना इसका प्रमुख लाभ है, इसका उद्देश्य है, और कर्मचारियों को ये सुरक्षा मिलती है, ठीक है। आज के 30 सेशंस को कंप्लीट हुए, 10 मिनट में पूरा वीडियो बन गया, 10 मिनट से भी कम में पूरा वीडियो बन गया है, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, और बस आप बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहना। पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे शेयर कर देना, वैसे मैं पीडीएफ की शेयर कर दूँगी, आप देखना टेलीग्राम माई का मोटिवेशन वाले पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, एंड सपोर्ट बनाए रखें, आप ही का चैनल है।